बच्चों मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को जानने या समझने से पहले हमें उस भाषा के व्याकरण को समझना होता है। और इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 3 खंडों वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में से जो तीसरा खंड है वाक्य विचार, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आपको वाक्य विचार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो इस वीडियो का जो शीर्षक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, तब तक आप उन अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों के बारे में जानकारी अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें नहीं समझ पाएंगे या उन्हें पहचानने में आप गलती कर देंगे अगर आपको वाक्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यांश किसे कहते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं, वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में हम पहले जानेंगे और उसके बाद विस्तृत रूप में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आप जो है अच्छे से वाक्य भेदों को पहचान सके और जब आपकी परीक्षा में आपसे उन वाक्य के भेदों को पूछा जाए, उनके बारे में पहचानने के लिए कहा जाए, तो आप कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा कुछ इस तरह से है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भावों को पूर्ण रूप से श्रोता या पाठक के समक्ष व्यक्त कर सकता है, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो बात कहने वाला व्यक्ति है वो अपने जो भाव हैं, जो वो बात समझाना चाहता है, जिस शब्द समूह से जो है वो उस बात या कोई पाठक जो है जो उसकी बात को पढ़ रहा है उसे जो है पूर्ण रूप से समझाने में सक्षम हो जाता है, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह शब्द समूह जिससे जो है पूरी बात समझ में आ जाए, आधी अधूरी नहीं, पूरी बात जिस वाक्य से समझ में आए वह वाक्य कहलाता है। यानी जो आपके मन के भाव हैं, जो विचार है, उनको प्रकट करने के लिए आप जिस भाषा का सहारा लेते हैं उन्हें जो है वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं। और वाक्य जो है वो शब्दों के मेल से बनते हैं जो कुछ ना कुछ अर्थ अपने में छिपाए रहते हैं। यानी जो वाक्य है वो कुछ ना कुछ अर्थ अपने में छिपाए हुए होने चाहिए, तभी उसे वाक्य कह सकते हैं। और वो जो वाक्य हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं, तभी वो संपूर्ण वाक्य कहलाए जाते हैं। तो उदाहरण से जो है आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण है सत्य की विजय होती है, या विजय खेल रहा है, या फिर बालिका नाच रही है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो वाक्य कहलाए जाते हैं, क्योंकि जो ये शब्द समूह है वो एक व्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं। अब अगर यहाँ पर जो है आधा अधूरा कहा जाए, वाक्य पूरा ना कहा जाए, तो देखिए कैसे आपको समझ में नहीं आएगा और उसे जो है वाक्य आप नहीं कह सकते हैं। जैसे आप कह देंगे कि सत्य की विजय या सत्य विजय होती। दूसरे में अगर आप कहेंगे विजय खेल या विजय रहा है, तीसरा जो है बालिका नाच रही है, उसकी जगह अगर आप यही कहेंगे बालिका रही है या नाच रही है, तो उससे जो है आपको पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। यानी आपको पूरा जो आप कहना चाहते हैं वो दूसरे को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप इस तरह के शब्द समूह रखेंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाए जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य केवल वही कहलाया जाएगा जो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से बना होगा। यानी जो एक तो व्यवस्थित क्रम में रखा गया होगा और एक जो है अपने संपूर्ण अर्थ को दूसरे को समझाने में सक्षम होगा, उसी शब्द समूह को जो है वाक्य कहलाया जाता है। यहाँ से आपको जो है वाक्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है कि वाक्य किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाक्यांश की, कि वाक्यांश किसे कहते हैं। वाक्यांश जो है शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, दरवाजे पर या कोने में या वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर देखिए ये जो उदाहरण है इनमें जो है केवल अधूरा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जब आप किसी को कहेंगे दरवाजे पर, तो जो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है उसके मन में जो है ये रह जाएगा कि दरवाजे पर क्या है या दरवाजे पर कौन है। उसको जो है पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है जो पूरे अर्थ को नहीं बता रहा है, केवल कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से आप अगर कहेंगे कोने में, तो जो दूसरा सुनने वाला है उसे समझ में नहीं आएगा कोने में क्या है।
तो उसी तरह से वृक्ष के नीचे अगर आप कहेंगे कि वृक्ष के नीचे, अब वृक्ष के नीचे कोई बैठा है या वृक्ष के नीचे कोई चीज रखी है, जब तक आप पूरा वाक्य नहीं कहेंगे तो सुनने वाला जो है उसको नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो भी ऐसे शब्द समूह है जिनके अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकले, और जो वाक्य के बीच में से कोई शब्द लिए गए हों, उन्हें जो है वाक्यांश कहते हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, किसके द्वारा जो है वाक्य संपूर्ण कहा जाता है। तो वाक्य के जो है निम्नलिखित 6 तत्व हैं जो अनिवार्य हैं। ये 6 तत्व जो है वो वाक्य में होने ही चाहिए, तभी जो है आपका जो वाक्य है वो संपूर्ण कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 6 तत्व कौन कौन से हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएंगे इस तरह से, तो हम इनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाक्य कैसे पूर्ण होता है। और बच्चों, अगर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाकर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम आते हैं अपनी वीडियो पर और जानते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में संक्षिप्त रूप में कि सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सार्थकता के बारे में कि सार्थकता क्या होती है। वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के प्रयोग से भावाभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। बावजूद इसके कभी कभी निरर्थक से लगने वाले पद भी भाव अभिव्यक्ति करने के कारण वाक्यों का गठन कर बैठते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सार्थकता क्या है? सार्थकता होती है जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ होता है। अब आप जो वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उसमें ऐसे शब्द होने चाहिए जिनके अपने कोई अर्थ हो, यानी जो वाक्य आप बता रहे हैं वो दूसरे को कुछ ना कुछ अर्थ बताते हो। इस तरह के पदों का आपने वाक्य में प्रयोग करना है। अगर आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो आप जो बताना चाहते हैं, जो अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, वो दूसरे को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जब आप उनका प्रयोग कर देते हैं वाक्य में, वो जो है वाक्य का गठन भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है, तुम बहुत बक बक कर रहे हो, चुप भी रहोगे या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये बक बक है ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है क्योंकि बक बक का कोई भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब आप ये दूसरा वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, चुप भी रहोगे या नहीं, तो वहां से जो है दूसरे व्यक्ति को इस अर्थ की प्रतीति हो जाती है कि आप उससे ज्यादा बात करने से मना कर रहे हैं। तब यहाँ पर जो है ये कुछ निरर्थक शब्द हैं जो वाक्य का गठन कर रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब आप वाक्य का प्रयोग होना चाहिए वहां पर सार्थक शब्द प्रयोग में आने चाहिए। तो वाक्य का एक जो पहला अनिवार्य तत्व है वो था सार्थकता, यानी वाक्य में सार्थकता जरूर होनी चाहिए। दूसरा है योग्यता। अब योग्यता कैसी है कि वाक्य की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उसके अनुकूल ही होना चाहिए। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब आप वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर पहला जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है पद प्रकृति विरुद्ध नहीं होने चाहिए। जो आप पद यूज कर रहे हैं, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो जो है प्रकृति, जो है स्वभाव, जो धर्म होता है उससे अलग नहीं होने चाहिए, उसके विरुद्ध यानी उससे विपरीत नहीं होने चाहिए। कैसे? जैसे आप कह देंगे कि मैं आग खाता हूं, हाथी ने दौड़ में घोड़े को पछाड़ दिया, इस तरह के आप वाक्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध हैं, क्योंकि आग को खाया नहीं जा सकता और हाथी कभी भी घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो जो है वाक्य गलत हो जाएगा, वो जो है आपके वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब दूसरी जो आपको बात रखनी है ध्यान में वो है कि जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका वाक्य है, वो समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान इनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि जब आप किसी समाज के, इतिहास के विरुद्ध कोई बात लिख लेंगे तो वो जो है बात गलत हो जाएगी, वो वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि अगर आप ये कह देंगे कि जो महाभारत है वो 25 दिन तक चला या भारत के उत्तर में श्रीलंका है, तो ये क्या है? ये गलत है। ये
इतिहास के या भूगोल के विरुद्ध आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि श्रीलंका दक्षिण में है और महाभारत का युद्ध कोई 25 दिन तक तो नहीं चला था। इस तरह से क्या है कि आप जो है गलत बात नहीं बता सकते हैं, वो भी वाक्य नहीं कहलाई जाएगी। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि आपको केवल जो है सही बात, सत्य जो बातें हैं वही आपने वाक्य में प्रयोग करनी है, उन्हीं पदों का आपने वाक्य में प्रयोग करना है, तभी आप वाक्य में प्रयोग करना है, तभी आपका वाक्य कहलाया जाएगा, वरना वो वाक्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तीसरा जो अनिवार्य तत्व है वो है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। एक पद को सुनने के बाद जो है दूसरे पद को जानने की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए खाता है, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, किसी के भोजन करने की बात कही जा रही है या बैंक में खाते के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी वाक्य में जो है आकांक्षा शेष रह जाती है, उसे अधूरा वाक्य माना जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप किसी पद का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो है आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए, वहां किसी को ये जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये आखिर किस बारे में बात हो रही है। उसे जो है वाक्य नहीं कहा जाएगा, उसे जो है पूरी तरह से वाक्य नहीं कहा जाएगा। अब जो है वाक्य का जो चौथा अनिवार्य तत्व है वो है निकटता। निकटता कैसे है कि बोलते और लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द जो है वाक्य नहीं बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वाक्य दिया गया है, गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब अगर आप इसको वाक्य के बारे में लिखना चाहेंगे तो आप इसको सीधे तौर पर लिखेंगे कि गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगर आप इस तरह से बोलेंगे गंगा पश्चिम से, यानी आप अगर बीच में बहुत सारा गैप दे देते हैं, बहुत सारा समय लगाते हैं बोलने में, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको जो है सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। यानी वो जो है आपकी बात को हो सकता है अधूरे में छोड़कर चला जाए, वो आपकी बात को पूरी तरह से सुने ही ना। तो आपने ध्यान रखना है कि वाक्य को स्वाभाविक और जो आवश्यक बलाघात होता है वाक्य को बोलने के लिए, वो आपने पूर्ण रूप से जो है बोलना है। या फिर लिखते समय भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप लिखते हैं तो आप अपने वाक्य में जो है ज्यादा गैप ना दें। पांचवा जो अनिवार्य तत्व है वो है पद क्रम। वाक्य में जो है पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे यदि कहा जाए सुहावनी है रात होती चांदनी, अब यहाँ पर देखिए व्यवस्थित रूप से जो है इन पदों को क्रम में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, वाक्य कैसा होना चाहिए था, चांदनी रात सुहावनी होती है, ये सही पद क्रम है। यानी जब आप कहेंगे चांदनी रात सुहावनी होती है तो जो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है उसे वाक्य समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे सुहावनी है रात होती चांदनी, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, उसे आपकी बात समझ में ही नहीं आएगी, तो आप उसे वाक्य कैसे कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको पदों का क्रम भी निश्चित रूप में रखना है। यानी जब आप किसी वाक्य को देखें तो अगर उसका क्रम जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं है तो वो वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। छठा जो अनिवार्य तत्व है वो है अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या होता है, मेल। यानी वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल बैठना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है बालक और बालिकाएं गई। अब इसमें जो है कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए था, बालक और बालिकाएं गए। यानी यहाँ पर जो है क्रिया के साथ जो है लिंग वचन पुरुष काल कारक इन सब का जो है मेल सही सही बैठना चाहिए, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा, तभी उसे वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा, वरना वो अशुद्ध वाक्य होगा। आप जब उसका प्रयोग करेंगे तो वो गलत ठहराया जाएगा। इस तरह से जो है वाक्य के अनिवार्य तत्व जो है वो आपने ध्यान में रखने हैं जब आप किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब बात हम करते हैं वाक्य के भागों की, कि वाक्य में कितने भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आपकी परीक्षा में जो है इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें उद्देश्य कौन सा है या इसमें विधेय कौन सा है, या दोनों पूछे जाएंगे कि इसमें उद्देश्य और विधेय कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के भाग हैं दो, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों से ही जो है वाक्य बनते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि उद्देश्य कौन सा है विधेय कौन सा है, इसलिए हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वाक्य में, उसे जो है उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है पूनम किताब पढ़ती है और सचिन दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य है उसमें किसके बारे में बात हो रही है,
पूनम के बारे में बात हो रही है कि पूनम किताब पढ़ रही है। कौन किताब पढ़ रहा है? पूनम पढ़ रही है। तो किसके बारे में बात हुई? पूनम के बारे में बात हुई। तो पूनम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में क्या है? पूनम उद्देश्य होगी। दूसरा जो वाक्य है, सचिन दौड़ता है। तो सचिन दौड़ता है, उसमें जो है सचिन जो है वो क्या है? उद्देश्य है, यानी उसके बारे में बात की जा रही है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो वाक्य दिया गया है उसमें जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, वो जो है उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं विधेय की। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पूनम किताब पढ़ती है, तो इस वाक्य में क्या है? किताब पढ़ती है जो है वो क्या है? विधेय है, क्योंकि पूनम क्या है? उद्देश्य है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ध्यान में रखना है कि जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है वो है उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो है विधेय, यानी यहाँ पर किताब पढ़ती है विधेय है। अब सरल भाषा में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता है, यानी जो उद्देश्य है, उसको छोड़कर जो वाक्य में कुछ भी जो शेष रह रहा है वो सारा जो है विधेय है। आप जो है ये शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। आपने केवल उद्देश्य याद रखना है। उद्देश्य किसे कहा जाता है? जिसके बारे में बात हो रही हो। और विधेय कौन सा होगा? जो भी वाक्य आपके शेष बच जाएगा वो विधेय कहलाया है। वाक्य के भेद की। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, अगर आप जो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण की वीडियो को देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से जो है 3 प्रकार के भेद होते हैं: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये 3 जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य जो है 8 प्रकार के भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार के भेदों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो आपके 9th क्लास के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको अर्थ के आधार पर इन 8 प्रकार के भेदों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो हम इन 8 प्रकार के भेदों को बारी बारी से जान लेते हैं कि ये 8 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं और आप इन भेदों को किस तरह से पहचान पाएंगे। अर्थ पर वाक्य का पहला भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? आइए जानते हैं। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसके 100% होने पर कोई शक हो, या जिन वाक्य को पूर्ण रूप से सही ना कहा जाए, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी ऐसा वाक्य जब आपको कहा जाता है या आप सुनते हैं जिसमें आप 100% यानी जिसमें आप 100% श्योर नहीं होते हो कि वो वाक्य सही है या गलत है, जहां पर आपको कोई डाउट होता है, उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं, संदेहवाचक, यानी जहां पर कोई डाउट हो उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, शायद आज राम रावण का वध करेगा। शायद आज राम रावण का वध करेगा, या संभवतः वह सुधर गया, या शायद मोहन मान जाए, या फिर शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, या फिर अंतिम देखिए, क्या वह यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इन सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ डाउट जरूर है। जैसे पहले वाक्य में ये डाउट है कि आज के एपिसोड में राम रावण का वध करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर जो है ये डाउट है। दूसरे वाक्य में यहाँ पर ये डाउट है कि वो सुधरा है या नहीं सुधरा है। इसमें पूर्ण रूप से जो है कोई ये नहीं कह सकता कि वो सुधर गया है, यहाँ पर संभवतः यूज किया गया है, वो उसमें डाउटफुल है। तीसरे वाक्य में भी ये डाउट है कि मोहन मान जाएगा या नहीं मानेगा, इसमें भी डाउट है। चौथे वाक्य में देखिए, ये डाउट है कि वो अभी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। वहां शायद का प्रयोग हुआ है कि शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, किसी के बारे में कहा जा रहा है, उसमें डाउट है कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अंतिम वाक्य जो है उसमें आप कहता है कि ये तो प्रश्नवाचक है, लेकिन ये देखिए कि प्रश्नवाचक के साथ साथ इसमें डाउट भी है। यहाँ पर संदेह क्या है कि क्या वह यहाँ आ गया, कि यहाँ पर ये
संदेह है कि वो यहाँ आया है या नहीं आया है। इस तरह से जो आपको वाक्य को पहचानना है, यानी जिस भी वाक्य में आपको लगे कि वहां कोई ना कोई डाउट है, जहां पर आप 100% श्योर नहीं है, वहां पर जो है संदेहवाचक वाक्य होगा। दूसरा वाक्य है निषेधात्मक वाक्य, यानी जहां पर किसी चीज की मनाही हो। तो आप इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे? तो जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है, वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जिन भी वाक्यों में ना, नहीं इस तरह के किसी शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर निषेधात्मक वाक्य होगा। ये आपने शॉर्टकट में याद रखना है। उदाहरण से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर निषेधात्मक वाक्यों के उदाहरण हैं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा। तीसरा है, रमन आज खेलने नहीं आएगा। चौथा वाक्य है, राम आज रावण को नहीं मारेगा। तो यहाँ पर देखिए, सभी चारों वाक्यों में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर किसी ना किसी रूप में जो है किन्हीं चीजों की मनाही हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रश्न, यानी जहां पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए आप इसको कैसे पहचानेंगे? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जहां पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा, यानी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कोई प्रश्न पूछकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही होगी, या आप किसी भी तरीके से जो है किसी भी वाक्य में जो अगर प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य तभी पूर्ण माना जाएगा, तभी कंप्लीट माना जाएगा, अगर उसके लास्ट में यानी उसके अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया गया होगा, वरना प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा या शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो चलिए उदाहरण से देख लीजिए। उदाहरण है, तुम कौन से देश में रहते हो? दूसरा उदाहरण है, राम रावण का वध कब करेगा? तीसरा है, बसंती कब नाचेगी? चौथा है, वह फिल्म कब खत्म होगी? तो यहाँ पर देखिए, हर प्रश्न में जो है किसी के बारे में कोशिश की जा रही है और यहाँ पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जा रहा है अंत में। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। अगला हमारा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक से ही आपको लग रहा है आज्ञा, यानी जहां पर ऑर्डर दिया गया होगा वहां पर जो है आज्ञावाचक वाक्य होंगे। तो आप जो है इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। साधारण शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहां पर भी कोई ऑर्डर दिया गया होगा किसी को, तो वहां पर जो है आज्ञावाचक वाक्य होगा। उदाहरण से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिए, वहां जाकर बैठिए। दूसरा उदाहरण है, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। तीसरा वाक्य है, कृपया शांति बनाए रखिए। चौथा है, कृपया बैठ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, सभी जो आपको उदाहरण दिए गए हैं उनमें जो है कोई ना कोई किसी ना किसी को जो है ऑर्डर कर रहा है। तो जहां पर भी ऑर्डर होगा वहां पर क्या होगा? आज्ञावाचक वाक्य होगा। ये आपने ध्यान रखना है। पांचवा हमारा भेद है संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पर आप संकेतवाचक वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि जिन वाक्यों से शर्त यानी संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप जो है ये कह सकते हैं कि वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, वे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने ये ध्यान रखना है कि संकेतवाचक वाक्यों में जो है हमेशा भी दो क्रियाएं जो हैं वो आएंगी, यानी जहां पर भी दो क्रियाएं हो और एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, वहां पर जो है संकेतवाचक वाक्य होगा। तो आप जो है इसे उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, अगर आप थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती।
दूसरा देखिए, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तीसरा देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। चौथा देखिए, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर देखिए, हर जो आपको उदाहरण दिए हैं, हर उदाहरण में जो है दो दो क्रियाएं हैं और एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे पहले वाक्य में देखिए, अगर हम थोड़ा और तेज चलते। अगर बस आप इतना ही देखेंगे तो आपको जो है कंफर्म नहीं होगा कि फिर क्या होता, अगर हम तेज चलते तो क्या हो जाता। तो यहाँ पर जो है वाक्य को पूरा करने के लिए आगे जो दूसरी क्रिया जोड़ी गई है, तो बस नहीं छूटती। तो इस क्रिया में जो है पहली क्रिया जो है इस दूसरी क्रिया पर डिपेंड है और यहाँ पर क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होंगे। उसी तरह से देखिए, दूसरे उदाहरण में भी पहली क्रिया में तुम समय बर्बाद नहीं करते और दूसरी जो क्रिया है वो है तुम्हारा ये हाल नहीं होता। यहाँ पर भी जो है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड कर रही है और यहाँ पर जो है दो क्रियाएं प्रयोग की गई है। इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि जहां पर दो क्रियाएं होगी और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगी, या फिर जहां पर किसी चीज की ओर संकेत किया गया होगा तो वहां पर जो है संकेतवाचक वाक्य होंगे। जैसे तीसरे उदाहरण में देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। तो यहाँ पर संकेत क्या दिया गया है कि अगर सफल होना है तो क्या है, परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जहां पर संकेत दिया गया होगा किसी चीज के बारे में तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होंगे। बाकी आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए ये रख सकते हैं कि जहां पर दो क्रियाएं होगी और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगी तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होगा। अगला हमारा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आप विस्मयादि बोधक वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। अब अगर आपको विस्मयादि बोधक वाक्यों को पहचानना है तो सबसे आसान तरीका है कि आपको विस्मय सूचक चिन्ह का पता होना चाहिए और जहां पर भी जिस वाक्य में ये चिन्ह होगा वहां पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो लेकिन अगर आपको अच्छे से जानना है तो वहां पर आपने देखना है कि जहां पर भी आश्चर्य होगा, शोक होगा, घृणा होगा या फिर बहुत ज्यादा खुशी जताई गई होगी, उन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। शॉर्टकट में याद रखने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह जहां पर लगा होगा वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। आप जो है उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ओह कितनी ठंडी रात है। दूसरा देखिए, बल्ले हम जीत गए। क्या भारत जीत गया? अरे तुम लोग कब पहुंचे? हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब सबसे पहले तो देखिए कि अगर आपको विस्मयादि बोधक वाक्य पहचानने हैं तो आप सभी उदाहरणों को देखिए, यहाँ पर क्या है कॉमन? यहाँ पर कॉमन है विस्मय सूचक चिन्ह जो हर वाक्य में लगा है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। और एक और बात, जो विस्मय के शब्द हैं जैसे ओह, बल्ले, क्या, अरे, हे भगवान, यानी जिनके पीछे विस्मय चिन्ह लगता है, विस्मय सूचक चिन्ह, वो जो है आपको ध्यान रखने हैं और अपनी परीक्षा में आपको केवल ये विस्मय सूचक चिन्ह ध्यान में रखना है। जहां पर ये लगा होगा वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होगा और जहां पर आश्चर्य आदि भाव का पता चलेगा वहां पर भी विस्मय बोधक वाक्य होंगे। तो ये जो है आपने ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। तो आप विधानवाचक वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब दूसरे वाक्यों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाए जाते हैं। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। सरल शब्दों में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जिन वाक्यों के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाए, या फिर एक सरल वाक्य जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो। ये जो है आप सबसे सरल तरीका याद रख सकते हैं कि जो सरल वाक्य होगा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होगी वो विधानवाचक वाक्य होगा। ये जो है आप उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है।
राधा स्कूल चली गई। अब यहाँ पर देखिए सारे वाक्य कैसे हैं, बहुत ही सरल हैं। इसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक कर्म है। तो यहाँ पर क्या है, आपने सबसे आसान तरीका याद रखना है कि जो सबसे सरल वाक्य होंगे, जहां पर एक कर्ता होगा, एक कर्म होगी और एक क्रिया होगी, वो वाक्य जो है विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य होंगे। सबसे आसान जो है ये आपको याद में रखने के लिए है। अगला हमारा भेद है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य में आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इच्छा यानी जहां पर जो है कुछ इच्छा व्यक्त की गई होगी वहां पर इच्छावाचक वाक्य होगा। तो आप कैसे इसे पहचानेंगे कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आपका आशीर्वाद भी आ जाता है, या किसी को जब आप शुभकामनाएं देते हैं किसी चीज की, वो भी आ जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाए जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इच्छावाचक वाक्यों में जो है इच्छा आएगी किसी की, या किसी को जब आशीर्वाद दिया गया होगा वो आएगा, या आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं या आपको कोई शुभकामनाएं दे रहा है, तो वहां पर जो है इच्छावाचक वाक्य होगा। उदाहरण से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण देखिए। ईश्वर करे सब कुशल लौटें, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे तुम एक दिन कुत्ते की मौत मरो, दूधो नाओ पूतो फलो। तो यहाँ पर देखिए सभी जो ये उदाहरण दिए गए हैं इनमें कुछ ना कुछ इच्छा व्यक्त की गई है। जैसे पहले उदाहरण में है कि सबके कुशल लौट आने की इच्छा की गई है भगवान से, कि ईश्वर करे कि सब कुशल लौट आए। दूसरे में देखिए किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि उम्र लंबी करे। और जो तीसरा है उसमें क्या है कि भगवान करे तुम एक दिन कुत्ते की मौत मरो। यहाँ पर भी कोई इच्छा कर रहा है, किसी के लिए बद्दुआ कर रहा है कि वो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इच्छा व्यक्त हो रही है किसी की। और चौथा जो है वो भी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, दूधो नाओ पूतो फलो। इस तरह से जो है इच्छावाचक वाक्यों को आप पहचान सकते हैं कि जिन वाक्यों में इच्छा हो, आशीष हो, शुभकामनाएं हो, वहां पर क्या है, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने वाक्यों के बारे में जाना, वाक्यांश के बारे में जाना, वाक्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में जाना, वाक्य के भाग, वाक्य के भेदों के बारे में जाना, और सबसे मेन बात जो है अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के भेदों के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वाक्य और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में आपको जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और जब परीक्षा में आपसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों को पहचान करने के लिए कहा जाएगा, तो आप आसानी से जो है उन भेदों को पहचान पाएंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा भेद है। अपने विषयों के अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए या एमसीक्यूज को देखने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीडीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं।